नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार ने प्रचार प्रसार पर खर्च किए बगैर ही राज्य के तटीय इलाकों में कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया है। सौराष्ट्र क्षेत्र के भावनगर शहर में 6000 करोड़ रुपए से अधिक को विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना को लागू कर उन्होंने अपने आलोचकों का गलत साबित किया। तब पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने यह सारा काम बिना किसी हो हल्ले और प्रचार प्रसार में खर्च बगैर किया। हम लोगों के लिए सत्ता का मतलब सेवा करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात पर सबकी नजरें थी। कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने के बाद अशोक गहलोत ने मीडिया से कहा कि राजस्थान के सीएम पद पर फैसला सोनिया गांधी करेगी। साथ ही साथ अशोक गहलोत ने खुद को कांग्रेस अध्यक्ष पद से चुनाव की रेस में बाहर कर दिया और कहा है कि वो पार्टी अध्यक्ष का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस में दो खेमों के बीच बयानबाजी देखने को मिली। एक खेमा अशोक गहलोत का है तो दूसरा खेमा सचिन पायलट का है। जैसे ये चर्चा शुरू हुई कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ेंगे, सचिन के खेमे ने ये मांग शुरू कर दी कि पायलट को सीएम की कुर्सी सौंप दी जाए। मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में बिहार के उद्योग विभाग के द्वारा गुरुवार को इन्वेस्टर समिट 2022 का आयोजन किया गया। इसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उद्योग मंत्री समीर महासेठ, वित्त मंत्री विजय चौधरी और यहाँ पे आपको बता दें कि आमिर सुहावनी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि आप लोगों को जो भी दिक्कत होगी उसका हम लोग समाधान करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि औद्योगिक संस्थानों को मदद मिले उस तरह की नीतियाँ बन रही है। कोरोना काल में वापस लौटे मजदूरों को हुनर के हिसाब से रोजगार मिला। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई है और आपको बता दें कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत के करीब 9 माह के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की इस पद पर नियुक्ति की गई। चीन विशेषज्ञ चौहान अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से और अगले आदेश तक सैन्य मामलों के विभाग में सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। वह 2019 में बालाकोट हवाई हमलों के दौरान सेना के सैन्य अभियान के महानिदेशक थे, जब भारतीय लड़ाकू विमान ने पुलवामा आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को तबाह कर दिया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हमले के मुख्य आरोपी सचिन शर्मा और उसके साथी शुभम गुर्जर समेत अन्य को जमानत रद्द कराने के लिए सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करेगा। 2022 में यूपी चुनाव के दौरान ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ था। बता दें कि ओवैसी पर हमला करने वाले दोनों मुख्य आरोपियों को प्रयागराज हाईकोर्ट ने इसी साल जुलाई में जमानत दे दी थी। एमआईएम प्रमुख जब यूपी और विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हापुड़ टोल प्लाजा से गुजर रहे थे, तभी दोनों आरोपी शुभम और सचिन ने उन पर गोलियां बरसाई। इस हमले पर ओवैसी भी बोल रहे हैं कि एक बार फिर से बाल हम बच गए। इसमें 3-4 गोलियां चली, जिसके कार पर निशाना ओवैसी ने खुद ट्वीट करके दिखाए थे। बिहार के दरभंगा से एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु से दरभंगा के बीच उड़ने वाली विमान को अचानक किसी वजह से हैदराबाद डाइवर्ट कर दिया गया। बेंगलुरु से दरभंगा के लिए बुधवार को उड़ा स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 493 आधे रास्ते में ही डाइवर्ट हो गई। दरभंगा के स्थान पर पहुंचे हैदराबाद यात्री आक्रोशित हो गए, जिसके बाद हवाई अड्डे पर अफरा तफरी मच गई। जी हां, आपको बता दें कि आधे रास्ते से लौटे विमान को दोपहर करीब 2:30 बजे हैदराबाद से लैंड कराया गया। करीब 1.5 घंटे तक यात्रियों को विमान में ही बैठाए रखा। यात्रियों ने हंगामा करना शुरू किया तो सभी यात्रियों को विमान से उतार दिया गया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को जानकारी दी गई कि वापसी बेंगलुरु के लिए 2 घंटे बाद विमान चलेगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पिछले 8 घंटे में 2 संदिग्ध धमाके की खबर आई। जी हां, आपको बता दें दोनों संदिग्ध धमाका बम बस में हुआ है और आपको बता दें कि जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस धमाके से 2 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं बस के आसपास खड़े अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर ADGP मुकेश सिंह ने बताया कि पहला संदिग्ध धमाका उधमपुर के डोमोल चौक के पास बीती रात करीब 10:30 बजे पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बस में धमाका हुआ था। ठीक वैसा ही दूसरा धमाका सुबह करीब 6 बजे पुराने बस स्टैंड के पास खड़ी एक बस में हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कारों में एयरबैग को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 से यात्री कारों में न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने का फैसला किया है। पहले 1 अक्टूबर 2022 से भी सभी यहाँ पे एक बार फिर से 8 सीटों वाले वाहनों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने की योजना बनाई गई थी, जिसे अब टाल दिया गया। और आपको बता दें, नितिन गडकरी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा उनकी लागत और वेरिएंट से अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। गुजरात और हिमाचल
विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार को चुनावी फंड की 22वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। चुनावी बॉन्ड की किस्त 1 अक्टूबर को बिक्री के लिए खुलेगी। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत राजनीतिक दलों को दिए गए नगद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड भी पेश किए गए हैं। और आपको बता दें, भारतीय स्टेट बैंक को 1 से 10 अक्टूबर के बीच अपनी 29 शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। यह चुनावी बॉन्ड की बिक्री का 22वां चरण होगा। देश में पिछले 24 घंटों के अंदर 4272 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 27 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 40,07,50 हो गई है। कोरोना के सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.09% शामिल है। देश में कोरोना महामारी की रिकवरी दर बढ़कर 98.72% हो गई है। जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। हरियाणा अरावली क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करेगा। राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि यह सफारी पार्क गुरुग्राम और 9 जिलों के 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैसला होगा। उसने कहा कि यह परियोजना दुनिया में ऐसी सबसे बड़ी परियोजना होगी। जी हां, आपको बता दें कि फिलहाल अफ्रीका के बाहर शारजाह में सबसे बड़ा सफारी पार्क ये करीब 2000 एकड़ क्षेत्र में फैला है और उसका उद्घाटन फरवरी 2022 में हुआ था। सरकार ने बयान में कहा कि प्रस्तावित अरावली पार्क आकार में इससे 5 गुना से भी अधिक होगा और इसमें सरीसृप एवं अभयचर प्राणियों के स्थल, पक्षी पार्क, बाघ श्रेणी के प्राणियों के 4 क्षेत्र, शाकाहारी प्राणियों का विशाल क्षेत्र और आपको बता दें कि प्राणी उद्यान, बायोमेस आदि भी होंगे। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में 100 दिनों की रोजगार का पैसा बकाया करके रखा है। जी हां, आपको बता दें, उन्हीं पैसों की मांग करते हुए अधिवक्ता अबू सोहेल गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। इससे 100 दिनों के रोजगार के पैसों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार केंद्र पर आरोप लगा चुकी है, केंद्र पैसे नहीं दे रहा। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ऐसा आरोप इस समय लगाया है जबकि चुनाव आने वाले हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर कर दी गई है। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज अब फैकल्टी की समस्या से नहीं जूझेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की पहल पर राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में नियमित एवं संविदा पर तैनात मेडिकल फैकल्टी के उनके वेतनमान के सापेक्ष 50% अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया है, जिसका शासनादेश शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से पर्वतीय क्षेत्रों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों आवश्यकता अनुसार फैकल्टी मिल सकेगी। हरियाणा में खेती के नए कृषि यंत्रों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसमें अब ड्रोन का भी नाम शामिल हो गया है। ड्रोन की कृषि में उपयोगिता बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए किसान और युवाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिए जाने की योजना बनाई गई है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया। इसमें युवाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उप कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि इस केंद्र के प्रारंभ होने से किसानों का निश्चित ही कौशल विकास होगा, उन्हें बेहतर जानकारी और बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। GMR समूह द्वारा संचालित दिल्ली हवाई अड्डे 5G नेटवर्क के रूप में बना दिया गया है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने रविवार को यह जानकारी दिया। जी हां, आपको बता दें कि इसे दूर संचार में भी 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए यहां बताई जा रही, तो यात्री यहां पर इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। डायल ने कहा है कि एयरलाइन और हवाई अड्डे के अन्य हितधारक तेज, सुगम और सुरक्षित कनेक्टिविटी चाहते हैं। उसने कहा है कि 5G नेटवर्क से 20 गुना तेज डाटा स्पीड मिलेगा। डायल ने कहा है कि T3 टर्मिनल पर यह सेवा चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। डायल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय कुमार जयपुरिया ने कहा है कि 5G नेटवर्क से प्रभावशीलता बढ़ेगी और त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच चलने जा रहे वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। बता दें कि यह ट्रेन पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगले 3 वर्षों में 400 नई जनरेशन के वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जानी है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। रेलवे के अनुसार 15 अगस्त 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। गुजरात से चलने वाली वंदे भारत नई तकनीकी से लैस है। देश में पहली बार ट्रेन में कवच लगाया जा रहा है। इस तकनीकी के माध्यम से ट्रेन की दुर्घटना को कम से कम किया जा सकेगा। खरीफ सीजन अपनी पीक पर है, जिसके तहत इन दिनों खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान की कटाई शुरू हो गई। इसके साथ ही किसानों ने रबी सीजन की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें किसान रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं के उन्नत बीजों की व्यवस्था करने में जुट गई है। लेकिन किसानों के लिए जानना जरूरी है कि उन्नत बीजों से बेशक वो फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार कर सकते हैं, लेकिन बम्पर उत्पादन के लिए किसानों को गेहूं के बेहतर किस्म की जरूरत होती है। मौजूदा समय में वैज्ञानिकों ने गेहूं की ऐसी किस्में विकसित कर ली है जो 1 हेक्टेयर में 96 क्विंटल तक उत्पादन करने में सक्षम है। जी हां, आपको बता दें कि सीजन में किसानों की गेहूं और किस्मत दोनों फैल जाएगी। बिहार में निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर पेंच फंसता दिख रहा है। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर मामला पटना हाईकोर्ट में है। मामले में बुधवार और गुरुवार को सुनवाई हुई। इस पर फैसला 4 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।
इसके बाद तय हुआ कि चुनाव पर रोक लगेगी या फिर तय कार्यक्रम के मुताबिक ही वोटिंग होगा। पटना हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब इस मामले पर सुनवाई होगी। और आपको बता दें, इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने अपना भी पक्ष रखा है। कोर्ट ने बिहार सरकार की तरफ से उनके वकील ने कहा चुनाव कराने की फैसला सही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।